शहजाद इकबाल सीनियर एंकर पर्सन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। साथ ही साथ बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़रा आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस खुल जाएगा। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी के केसेस दोबारा खुलेंगे। शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज के खिलाफ मुकदमात भी दोबारा खुलेंगे। शहजाद, एक तो नैब तरमीम में एक के सिवा तमाम शिकें कलअदम करार दे दी गई हैं। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं और इस फैसले का इंपैक्ट क्या होगा? शहजाद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, बताइए। जी, मैंने कहा तफसील से फैसला तो मैंने नहीं पढ़ा है कि क्या 2 जजेस की राय है और मंसूर अली शाह साहब ने अपने इजाफी इख्तलाफी नोट में क्या लिखा है, लेकिन बड़ा दिलचस्प है। जो हेयरिंग इसकी होती रही है वो तकरीबन 50 समातें हुई हैं और आखिरी समात तक भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये पूछ रहे थे कि पहले हमें ये एस्टैब्लिश करना है कि क्या जो हम केस सुन रहे हैं, क्या जो अमेंडमेंट्स की हैं वो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी करती हैं या नहीं करती। और वो कह रहे हैं कि इस सवाल का जवाब हमें इस पूरी हियरिंग में नहीं मिला है। और इंटरेस्टिंगली ख्वाजा हारिस साहब ने अपनी आखिरी कुछ दलाइल में ये कहा था कि ये पार्लियामेंट की बदनीयती है क्योंकि पार्लियामेंट ने कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन इस्तेमाल किए, यानी कि पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी है लेकिन उसके गाइज में वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो कि गलत है, कुछ और उसके हासिल करना चाह रहे हैं जो कि बदनीयती पे मबनी है। तो उन्होंने कहा था कि ये अगर हम साबित कर दें कि करप्शन जो है उससे पब्लिक का पैसा जाया होता है तो वो फंडामेंटल राइट का इशू है। उस हेयरिंग्स के दौरान मंसूर अली शाह साहब इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे। वो ये चाहते थे कि डायरेक्टली कोई ऐसा पॉइंट सामने आए जिससे हम ये एस्टैब्लिश कर सके कि ये क्योंकि फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी है लिहाजा हम इसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। तो ये बहस तो चलती रही थी। अब देखना है कि जो ऑर्डर आया, जो जजमेंट आई है, कि उसमें इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। 2 जजेस ने जिन्होंने कलअदम करार दिया है नैब अमेंडमेंट्स को, वो क्या फंडामेंटल राइट इसमें तलाश कर रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब ने क्या किया है। जहां तक इसका इम्पैक्ट है और इसका कौन बेनिफिशरी होगा, किसको नुकसान होगा, मेरे ख्याल से ये मामला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये पिटिशन दायर की थी उस वक्त जो सियासी हालात है, सियासी मंजरनामा है वो बड़ा मुख्तलिफ था। पीडीएम हुकूमत आई थी, पीडीएम हुकूमत पे ये तनकीद हो रही थी कि वो आए ही इसी मकसद के लिए है कि वो नैब कानून में तरामीम करें और अपने आप को बेनिफिट पहुंचाएं। उस वक्त शायद इमरान खान साहब को, उनके सपोर्टर्स को ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि हालात इतने बदल जाएंगे कि केसेस जो है वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे होंगे और इन्हीं नैब कवारीन का इस्तेमाल इमरान खान के खिलाफ भी हो सकेगा क्योंकि उस वक्त बेशक वो हुकूमत से बाहर आ गए थे लेकिन हालात और मामलात उनके लिए इतने बिगड़े नहीं थे। तो उस वक्त उन्होंने ये चैलेंज किया था, यानी कि वो समझ रहे थे कि अगर ये अमेंडमेंट्स रिवर्स हो जाती हैं तो वो इसके बेनिफिशरी होंगे और जो दूसरी पार्टीज है जो उस वक्त हुकूमत में थी, पीडीएम पार्टीज, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टीज, वो इसके विक्टिम बन जाएंगे। लेकिन अब 1 साल के बाद हालात यकसर बदल चुके हैं। इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की भी रॉन्ग साइड पर है और इस वक्त अगर ये नैब अमेंडमेंट्स दोबारा बहाल हो गई हैं तो जो 2 केसेस हैं, चाहे वो तोशा खाना का हो या फिर 190 मिलियन पाउंड का केस हो, वो इस वक्त जारी है, नैब में मौजूद है। और अगर तमाम अमेंडमेंट्स मैंने गौर से नहीं देखा है क्योंकि उसमें एक अमेंडमेंट ये भी थी कि जो पीरियड था रिमांड का वो 90 दिन था ओरिजिनली, जिसको रिड्यूस करके अमेंडमेंट्स में 15 दिन कर दिया गया था। तो अगर वो भी रिवर्स हो जाता है दोबारा तो इसका मतलब इमरान खान साहब 90 दिन तक रिमांड में भी रह सकते हैं। और ये एक ऐसी शिक थी जिसपे खुद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की मुताबिक जजमेंट्स मौजूद थी कि नैब अमेंडमेंट से कुछ चीजें चेंज करना जरूरी है, जिसमें एक ये भी था कि रिमांड का पीरियड बहुत ज्यादा है, ये भी था कि बेल नहीं मिलती इस कानून के तहत, उसको भी खुद सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी कि रिविजिट करने की जरूरत है। तो इमरान खान साहब जाहिर सी बात है जब वो लेके गए थे पिटिशन उस वक्त उनको लग रहा था वो बेनिफिशियरी होंगे, लेकिन अब वो इसकी जद में खुद भी आ सकते हैं। जहां तक दूसरे केसेस की बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, दीगर जो रहनुमा है उनके केसेस तो खुलेंगे, लेकिन जो वो रिमांड का पीरियड है वो गुजार चुके हैं, बेल उनको मिल चुकी है, यानी कि दोबारा उन केसेस में उनको री अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता कन्विक्शन से पहले। हाँ, केसेस अब मंतकी अंजाम तक कब पहुंचते हैं ये अहम सवाल है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा सूरत हाल है आपने देखा है कि नैब किस तरीके से काम करती है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उस वक्त के जो नैब चेयरमैन थे जावेद इकबाल साहब, वो कुछ मौकों पे ये कहते तो नजर आए कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत के जो केसेस है वो भी साइमल्टेनियसली चलाएंगे, साथ साथ चलाएंगे पुराने केसेस के। लेकिन अमली तौर पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त की जो हुकूमत थी यानी कि पीटीआई, उनके केसेस को पीछे डाल दिया और जो पिछले केसेस हैं चाहे वो जरदारी साहब के दौर के हो या फिर नवाज शरीफ साहब के दौर के हो, उन पे उन्होंने ज्यादा एक्टिविज्म दिखाया।
ज्यादा फुर्ती से वो केसेस सुने। तो मौजूदा हालात में तो यही लगता है कि इस वक्त जो चंद जमातें जो हुकूमत में थी पीडीएम की, उनके खिलाफ फौरी तौर पे तो कोई कार्रवाई इतनी तेजी से नहीं शुरू होगी, लेकिन मुमकिन है जो सियासी हालात हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं, खासतौर पे इमरान खान साहब, उसमें ज्यादा आपको एक्टिविज्म नजर आएगा नैब का, क्योंकि आमतौर पर यही होता है, जैसे भी अंसार अब्बासी साहब, हमने मीर साहब बात कर रहे थे कि नैब एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता रहे, तो जिन लोगों के हाथों वो इस्तेमाल होता रहे, आपने ये देखा है कि इस वक्त जो है उसका रुख कहां पे होगा, क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तरफ होगा या फिर पीटीआई की तरफ।